हेलो गाइस, माय नेम इज प्रशांत, योर जीए एडुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे जनरल इकोनॉमी के सेशन में। आज के सेशन में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक से नेशनल इनकम के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशन। इससे हमारे एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल इनकम के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो इसके स्टैटिक पार्ट से भी आते हैं और इसके डायनेमिक पार्ट से भी आते हैं। स्टैटिक पार्ट की अगर हम बात करें तो स्टैटिक पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, जो बेसिक जीके होती है टॉपिक की, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जो फंडामेंटल है टॉपिक की क्लियर है तो आप डायनेमिक के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। डायनेमिक में जो क्वेश्चन होते हैं, डायनेमिक जो पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो उसका करंट का पार्ट हो गया। कि जो करंट के क्वेश्चन होते हैं वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका स्टैटिक क्वेश्चन क्लियर होगा। तो जैसे हम नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम के जो स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि नेशनल इनकम सबसे पहले कैलकुलेट किसने करी, नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है, नेशनल इनकम की कमिटी कब बनी थी। तो इस प्रकार के इसके स्टैटिक जीके क्वेश्चन हो गए। और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं, कौन से मेथड होते हैं। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के हो गए। अब करंट और डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, कंट्री की जीडीपी के बारे में बताया जा रहा होता है। नेशनल इनकम की अगर हम बात करें यानी राष्ट्रीय आय, अगर हम किसी भी कंट्री की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें कंट्री की ग्रोथ पता चलती है, कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ पता चलती है। और कंट्री की जो फाइनेंशियल ग्रोथ हमें पता चलती है कंट्री की जीडीपी से पता चलती है। तो जीडीपी कई बार न्यूज में रहता है, पहले क्वार्टर की जीडीपी आई होती है, दूसरे क्वार्टर की जीडीपी आई होती है। कई बार बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं वो कंट्री की जीडीपी अनुमान लगा रही होती हैं। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल इनकम से। तो नेशनल इनकम के एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां पे देख लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं उसके बेसिक फंडामेंटल कि किस प्रकार से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है भारत में, या मेथड क्या होते हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। अब ये जो तीन मेथड है ये वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं है कि भारत ही इन तीन मेथड को यूज करता है, ये इंटरनेशनल मेथड है। ये तीन मेथड हर कंट्री अपनी कंट्री की राष्ट्रीय आय जानने के लिए करता है। अब किसी भी कंट्री की आय जानना क्यों जरूरी होता है? देखो, आय जानने से हमें उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ पता चलती है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड जो प्रोड्यूस कर रही है वो पेन कर रही है। अब इसने पेन 2015 में भी प्रोड्यूस किया, 2016 में प्रोड्यूस किया, 2017 में प्रोड्यूस किया। तो आप देखोगे ना कि आपने 2015 में कितनी ग्रोथ हासिल करी, 2016 में कितनी करी, 2017 में कितनी करी। तो जैसे आप अपनी कंपनी की इनकम को कैलकुलेट करते हो वैसी नेशनल इनकम के थ्रू कंट्री अपनी कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करती है, कंट्री के बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करती है। ओके, तो तीन जो मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के वो आपके कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो है प्रोडक्शन मेथड, इसे अगर हम देखें तो वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जानते हैं, या आउटपुट मेथड। यानी जब आप कोई भी कंट्री में जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जितना भी जो कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसके थ्रू जो भी इनकम हो रही है वो प्रोडक्शन मेथड के अंदर आएगी। फिर जो दूसरा है वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, उनकी जो वर्क करने से इनकम हो रही है उनकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो पहले देख लेते कौन कौन से प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि करके कि किस प्रकार से कहां पर किस तरीके से इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, मैंने बताया प्रोडक्शन मेथड में हम सिर्फ प्रोडक्शन का इनकम कैलकुलेट करते हैं कि साल भर में कोई भी जो बिजनेस है उसने क्या प्रोड्यूस किया है, उसके प्रोड्यूस करने से जो इनकम हुई है उसे प्रोडक्शन मेथड में कैलकुलेट किया जाएगा। अब प्रोडक्शन मेथड में मैंने बताया कि कंट्री के बिजनेस को कैलकुलेट करते हैं और कंट्री का जो बिजनेस है वो तीन सेक्टर में डिवाइडेड है। कंट्री का जो बिजनेस है वो तीन सेक्टर में डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी सेक्टर, किसी भी कंट्री का जो बिजनेस होता है इन्हीं तीन सेक्टर में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और हमारे पास भी जो कहीं काम करने के लिए ऑप्शन है वो यही तीन है, या तो आप प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होगे, या सेकेंडरी में कर रहे होगे, या टर्सरी में कर रहे होगे। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर में आपका पूरा पूरा एग्रीकल्चर आ जाता है। जो भी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके थ्रू जो भी इनकम हो रही है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में जो आपकी इनकम आती है
वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की आती है। जो भी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रिज, फैन, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी चीज बना के बेच रहे हो, तो वो आपका सेकेंडरी में आता है। टर्सरी सेक्टर में अगर हम देखें तो आपका पूरा पूरा सर्विस सेक्टर आ जाता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया। पेपर में क्वेश्चन आया भी है कि बैंक कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, तो टर्सरी में आता है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जानते हैं, आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी इनकम को कैलकुलेट करके कंट्री की इनकम बताई जाती है। क्लियर? अब इनकम मेथड में मैंने बताया था कि लोगों की इनकम कैलकुलेट की जाती है। कौन से लोग? जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, हम प्राइमरी में, या तो हम प्राइमरी में काम कर रहे होंगे, या सेकेंडरी में कर रहे होंगे, या टर्सरी में कर रहे होंगे। अब जब हम काम करेंगे तो हमें कुछ पैसा मिलेगा। तो जो भी आपको पैसा मिल रहा है, जो भी आपकी इनकम हो रही है किसी भी पर्सन की, उस जितने भी जो लोग हैं कंट्री के अंदर, कि हर एक इंडिविजुअल की जो भी इनकम हो रही है, उनकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जो डेटा है हर एक इंडिविजुअल का, वो देखो, हर एक इंडिविजुअल का डेटा तो मिल नहीं पाएगा। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में होंगे, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होंगे, उनका डेटा मिल जाएगा। तो हर एक पर्सन की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है इनकम मेथड में। ठीक है? जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब आपके पास पैसे आ गए, आपके पास सैलरी आ गई। ठीक है? अब सैलरी आ गई, अब उसे आप क्या करोगे? खर्च करोगे। तो खर्च, एक्सपेंडिचर में हम खर्चों को कैलकुलेट करते हैं, और खर्चे भी कहां पे करते हैं? अपनी जरूरतों को, चीजें को खरीदने के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए। और कंजम्पशन भी जो हम करेंगे, वो प्राइमरी से खरीदेंगे, या सेकेंडरी से खरीदेंगे, टर्सरी से खरीदेंगे। तो तीनों ही मेथड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है? तो ये तीन मेथड होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इन तीन मेथड के थ्रू भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, वो हमने समझ लिया। अब हम बाकी की जो चीजें हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रू अबाउट इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड से रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। According to this method, all the income that accrue to the factor of production by way of wages, profit, rent, interest, etc. are summed up to obtain national income. देखिए यहाँ पे दिया भी है कि आप कहीं काम कर रहे हो, फैक्टर प्रोडक्शन, यानी आप कहीं काम कर रहे हो और उसके थ्रू आपकी इनकम हो रही है। आपकी इनकम आपको देखो यहाँ पे वेजेस, जो भी आप कहीं काम करोगे आपको वेजेस मिलेगा। प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, देखो इसे समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। इस लाइन में क्या कह रहा है? इस लाइन में ये बोल रहा है कि हर एक इंडिविजुअल की इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर में आता है। और और अगर हम देखें, जो इकोनॉमी में जो सेक्टर है वो दो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक बिजनेस सेक्टर होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में जो भी इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल की जो इनकम हो रही है, वो बिजनेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने से ही हो रही है। बिजनेस सेक्टर में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके थ्रू उसकी अर्निंग हो रही है। अब देखिए बिजनेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है। अब बिजनेस करने के लिए चार चीजें चाहिए होती हैं, और ये जो चार चीजें हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर वाले ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये चार चीजें कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है? जब आपके पास ये चीजें होती हैं तो आप एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जब आपके पास ये चीजें होती हैं चारों, तब आप बिजनेस कर पाते हो। तो ये चारों चीजें हमें हाउस सेक्टर से ही मिल रही होती है। मान लो मुझे बिजनेस करना है, तो मैं इनसे क्या ले लूंगा? लैंड ले लूंगा, और इनको इसके बदले में क्या दूंगा? रेंट दे दूंगा। तो रेंट के थ्रू किसी भी हाउस सेक्टर वाले की इनकम हो रही है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर मैंने किसी को हायर किया और उसे क्या दे दिया? वेजेस या सैलरी दे दी। ठीक है? तो उसकी इनकम हो गई। फिर यहाँ पर मुझे पैसों की आवश्यकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे पैसा भी यहाँ से ही मिल रहा है। कैसे? कि ये जो लोग पैसा कमा रहे हैं, ये अब बैंकों में रखते हैं, और मैं बैंक से आके लोन ले लूंगा। तो इसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा? जो हाउस सेक्टर वाले बैंक में पैसा लगा रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो इन्हें ब्याज मिलेगा। अब मैं भी हाउस सेक्टर का ही पर्सन हूं। मैं यहाँ बिजनेस करने क्यों गया? क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, और मैं इन तीनों तरीके से इनकम नहीं अर्न करना चाह रहा था।
मुझे चाहिए थी इनकम प्रॉफिट वाली, तो मुझे क्या मिलना है, प्रॉफिट। तो यही चीज यहाँ पे दी गई है कि जो भी लोगों की इनकम, जितने भी जो हाउस सेक्टर वाले हैं, उनकी रेंट के थ्रू इनकम हो रही हो, वेजेस के थ्रू इनकम हो रही हो, इंटरेस्ट के थ्रू इनकम हो रही हो, प्रॉफिट के थ्रू इनकम हो रही हो, यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने से इन सारी लोगों की इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बेसिस पे इनकम मेथड में इनकम बताई जाएगी। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो सही बात है कि जो इनकम सेल और अगर हम कोई भी शेयर बेच रहे हैं, डिबेंचर बेच रहे हैं, बॉन्ड्स बेच रहे हैं, उससे जो भी किसी भी हाउस सेक्टर की इनकम होगी उसे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही इनकम कैलकुलेट की जाती है जो बिजनेस सेक्टर के इन 4 फैक्टर में कंट्रीब्यूट करके इनकम हो रही होती है, उसी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बाकी जो इनकम होगी सेल, शेयर से, बॉन्ड से, डिबेंचर से, इन इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाता। तीसरा दिया ये स्टेटमेंट, विंडफॉल गेन्स आर इंक्लूडेड इन इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो विंडफॉल गेन्स को हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। विंडफॉल गेन्स क्या हो जाते हैं? विंडफॉल गेन्स ऐसे हो गए कि मान लो आपकी लॉटरी लग गई, या आपको कहीं से अचानक से पैसा आ गया, जो भी अगर हम बात करें, लॉटरी हो गया, या कोई गेम शो जीत लिया, या आपने कोई रिवॉर्ड जीत लिया, तो इस तरीके के जो आपके पास अनएक्सपेक्टेड जो मनी आ रहा है, वो विंडफॉल गेन्स होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये इन 3 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट सही हैं, और वो कौन से, बोथ ए एंड बी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम वाज प्रिपेयर्ड फॉर विच ईयर। सबसे पहले जो नेशनल इनकम भारत में, इंडिया में जो कैलकुलेट की गई थी, या एक एस्टिमेट बनाया गया था, कैलकुलेट नहीं बोल सकते हो, एक एस्टिमेट तैयार किया गया था, और वो जो एस्टिमेट तैयार किया गया था वो 1867-68 में किया था बाय दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन आता भी है, सबसे पहले भारत में नेशनल इनकम का एस्टिमेट जो है वो किसने दिया था? तो वो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। और इन्होंने ये बोला था कि उस समय जो प्रति व्यक्ति आई थी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट भी होता है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? कंट्री की टोटल इनकम से कंट्री के टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम निकल आती है। तो इन्होंने बताया था उस समय 1867-68 में जो पर कैपिटा इनकम थी वो 20 रुपए पर पर्सन थी सालाना। बहुत कम थी, ये बहुत ज्यादा कम थी। और ये इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, दादा भाई नौरोजी जी ने एक बुक लिखी थी अपनी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि दादा भाई नौरोजी जी ने कौन सी बुक लिखी थी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर इन्होंने ये सारी की सारी चीजें बताई थी, नेशनल इनकम का एस्टिमेट दिया था, और बताया था कि ब्रिटिश राज में भारत गरीबी हुआ है, गरीबी और गरीब होता चला गया है, उनके रूल में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और हम और ज्यादा बैकवर्ड हो गए हैं। तो ये लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया भी है, दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिपेयर किया था 1867-68 में। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एंड ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर के मेथड का निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? देखो पहले हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बता देते हैं। मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम एक्सपेंडिचर मेथड में खर्चों को कैलकुलेट करते हैं। अब जो खर्चे देश के लिए जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, जो फॉर्मूला है जीडीपी एट एक्सपेंडिचर मेथड जो कैलकुलेट किया जाता है, वो इस प्रकार से है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखिए, जब मैंने आपको बताया था आपको सैलरी मिली, आपकी इनकम हुई, आपकी इनकम कैसे हुई? आपको सैलरी मिली, ठीक है। अब सैलरी मिली आपको, तो जो पैसे मिले हैं, आप अपने पैसों के साथ सिर्फ 2 चीजें कर सकते हो, या तो सी करोगे या आई करोगे, सी प्लस आई करोगे, इसके अलावा तो और कुछ करोगे नहीं। कैसे? आपको पैसे मिले हैं तो आप अपने जरूरतों में पैसा खर्च करोगे। आपको बाइक चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको अच्छी टीवी चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, तो आप अपने प्राइवेट कंजम्पशन में, अपनी जरूरतों की चीजों में पैसा खर्च करोगे। ठीक है, और या तो आप और पैसा खर्च कर लिया दम से, और जो भी पैसा बचा उसे या तो क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, बैंक में रख दोगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ठीक है ना? तो आप अपने पैसे का 2 चीजें कर सकते हो, या तो सी करोगे या आई करोगे। ठीक है, तो आई क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो वही कैलकुलेट किया जाता है कि लोगों ने साल भर में कितना कंजम्पशन किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो सी प्लस तो है, यही हो गया।
और जी क्या है? जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी यहां पर अगर हम देखें तो सरकार के भी खर्चे लिए जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लिया जाता है। ये वो खर्चे होते हैं जो सरकार कंट्री के डेवलपमेंट में करने वाला है। देखो कौन से प्रोजेक्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट हो गए, मान लो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो गया, या अगर हम देखें आपके कोई भी हाइपरलूप प्रोजेक्ट हो गया, या रेल या मेट्रो के प्रोजेक्ट हो गए, किसी भी तरीके के ऐसे प्रोजेक्ट हो जो डेवलपमेंट वाले हों, जिससे कंट्री की इनकम बढ़नी हो, तो गवर्नमेंट भी उन जगहों पे पैसा लगाता है जहां से कंट्री की इनकम बढ़े। देखो ये कंट्री की इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। देखो अगर लोगों को सैलरी मिल रही है, लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कंट्री में डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी। इन्वेस्टमेंट होगी तो कंट्री की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में होंगे तब भी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि भाई जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनेगा, मेट्रो का प्रोजेक्ट बनेगा, तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और फिर वही बात है, वो एक साइकिल बनती चली जाएगी और मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक्स माइनस एम क्या हो गया? ये एक्स है। ठीक है, एक्स माइनस एम हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऑब्वियस ही बात है, जब कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये एक तरीके से इंजन हो गए, ये एक तरीके से इकोनॉमी को रन करने के इंजन हो गए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिससे कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कंट्री में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जैसे मान लो अभी जीडीपी भारत की कम हो रही है, तो भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपने क्या करेगी? एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, खर्चे बढ़ाएगी। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, तब एक्सपेंडिचर उन क्षेत्रों में जहां से लोगों को रोजगार मिले, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तब सी प्लस आई होगा, और उस तरीके से इकोनॉमी रन हो रही होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा प्राइवेट या फाइनल कंजम्पशन का मतलब ये हो गया कि आप कोई पर्टिकुलर पूरा पूरा प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब बिल के साथ। ठीक है ना? तो जैसे मान लो आपने कोई लैपटॉप लिया या कोई गाड़ी ली, तो पूरी पूरी आपने जो भी आपको बिल के साथ मिली हुई है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, फाइनल वैल्यू ली जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी सही है। पब्लिक फाइनल एक्सपेंडिचर, अब पब्लिक फाइनल एक्सपेंडिचर को नहीं लिया जाता क्योंकि मतलब हम जो अपना पैसा है वो पब्लिक के ऊपर तो खर्च कर नहीं रहे हैं, कि मतलब पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर रहे हूँ। ठीक है, उसे नहीं लिया जाता, बल्कि जीडीपी कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी है और नेट एक्सपोर्ट भी है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये चारों, तो ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया? ये इन्वेस्टमेंट ही हो गया। ठीक है, तो ये चार हो जाएंगे, पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम? अगर हम नेशनल इनकम की अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी मेजर है, किससे कैलकुलेट किया जाता है? बल्कि तो अगर हम बात करें नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है, इन तीनों मेजरमेंट के थ्रू की जाती है। देखिए ये जो मेजरमेंट है, ये ये सारी की सारी, ये सब प्रोडक्शन मेथड के अंदर होती हैं। ये जो मेजरमेंट लिया जाता है, ये प्रोडक्शन मेथड के अंदर लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रॉस, ये फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी साल, अब प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहा हूं। प्रोडक्शन मेथड में अगर हम देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हो जाता है कि साल भर में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जीडीपी। अब जीडीपी में जो भी गुड कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आई, मान लो आपकी 100 करोड़ वैल्यू आई, अब 100 करोड़ में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन, तो जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो वहां पर क्या आ जाता है? एनडीपीए आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जब हम जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मूल्यह्रास। देखो अब आपने जो भी कुछ सामान बनाया, 100 करोड़ रुपए आपकी इनकम हुई, ये कैसे हुई? मान लो आपने कोई मशीन लगा रखी थी। ठीक है, मशीन की वैल्यू थी मान लो 10 करोड़। ठीक है, और ये इस मशीन से आप शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, शर्ट बना रहे हो। ठीक है, अब मशीन आपने 10 करोड़ की लगाई स्टार्टिंग में, साल भर के बाद क्या 10 करोड़ इसकी वैल्यू होगी मशीन की? नहीं होगी। कोई भी आप गाड़ी लेते हो, कार लेते हो, कोई भी मशीन लगाते हो या मशीन यूज करते हो,
तो उसे यूज करने के बाद क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, मशीन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो मान लो 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कम हो गई, साल भर में 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ हमने इसकी वैल्यू कम कर दी, तो यानी हम जब डेप्रिसिएशन जो मशीन में लगा है हमारा उसे माइनस कर देंगे तो हमारी एनडीपी आ जाती है। क्लियर है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इस तरीके से एनडीपी का कॉन्सेप्ट बनता है। और फिर जीएनपी की अगर हम बात करें, जीएनपी में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी इनकम अब्रॉड से हो रही है उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जीएनपी में जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो क्या होता है, जीडीपी को, जीडीपी में जो भी हमारी जीडीपी वैल्यू है इसमें हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी देखो अब इंडियंस जो है, इंडिया जीडीपी में तो हम सिर्फ डोमेस्टिक, भारत के अंदर जो भी इनकम अर्न हो रही है उसे कैलकुलेट करते हैं। अब इंडिया के लोग इंडिया के बाहर भी तो हैं, तो इंडिया के बाहर से जो भी इनकम आ रही है वो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हो जाएगी, और जब हम उसे ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और है, इसमें हम जीडीपी में क्या है, जीडीपी में अगर हम देखें भारत की बाउंड्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर की बिजनेस से जो भी इनकम हो रही है उसे तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं। तो उसे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंडियन कंपनीज की इनकम को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम फॉरेन कंपनीज की इनकम को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भारत की बाउंड्री के अंदर है। लेकिन जब हम जीएनपी कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये जो फॉरेन कंपनीज की इनकम है इन्हें हटा देते हैं। जीएनपी में हम सिर्फ पूरे विश्व में भारत कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी में हम क्या करते हैं, इसमें ये जो जब हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस वाली जीडीपी में हम ये जो फॉरेन इनकम वाली इनकम है, जैसे मान लो अगर हम बात करें, अगर हमारी जीडीपी 100 करोड़ थी, तो जब हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है तो हम इसमें से फॉरेन इनकम मान लो 50 करोड़ माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 50 करोड़ हमारी ओरिजिनल वाली जो हमारी इंडियंस के थ्रू, जो भी इंडियंस के थ्रू इनकम हो रही है वो आ गई, प्लस जो हमारे जो इंडियंस देश के बाहर हैं उनकी उनके थ्रू जो इनकम हो रही है उसे ऐड कर देंगे 50 करोड़, तो ये हमारी जीएनपी 100 करोड़ हो जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Next, which of the following is or are included in calculating national income? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? देखिए कौन सा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आएगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस ये आएगा, विनिंग ऑफ लॉटरी टिकट नहीं आएगा, परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। देखो क्या हो रहा है, नेशनल इनकम में हमने कुछ, जो भी आपने प्रोडक्शन किया, जो भी आपने कुछ नया बनाया, नया बना के कुछ बेचा, अब कोई लॉटरी लगी है तो लॉटरी आपके, हम लॉटरी को कैलकुलेट नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, जैसे लॉटरी हो गया, या लोगों को पेंशन मिल रही होती है उसे भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, लॉटरी को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। या अगर हम देखें, कोई कोई भी पर्सन है, कोई भी हाउस होल्ड पर्सन है, मान लो आप अपने घर का काम कर रहे हो, तो आपको आपके फादर ने कुछ पैसा दे दिया, ठीक है, तो उसे भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इस बहुत सारी ऐसी इनकम होती हैं जो जो कोई प्रोडक्शन करके नहीं हो रही है लोगों की, ठीक है ना, जो जनरली अगर हम बात करें किसी ना किसी और सोर्स से हो रही है, उसे हम नहीं लेंगे। जो भी इनकम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने से हो रही है, कुछ कुछ नया बनाने से, उसे बेच के अर्न करने से हो रही है, उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नोन एज, एक्सपेंडिचर मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज आल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड, विच इज या आर द स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम कौन कौन से स्टेप को लेते हैं? पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट, estimate gross domestic product at market price, calculating domestic income, estimate net factor income from abroad, या all of the above। तो अगर हम बात करें all of the above ले लेते हैं, ठीक है, जब भी हम प्रोडक्शन मेथड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया भी गया, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट। ऑब्वियस सी बात है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे हम क्लासीफाई करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या उसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है,
डोमेस्टिक इनकम कितनी हो रही है हमारी, और नेट फैक्टर इनकम जो हमारी और भी जो कंपनियां अब्रॉड में है, मान लो रिलायंस है, रिलायंस इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, उससे जो इनकम हो रही है। तो जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्शन करके, उन ये सारे के सारे फैक्टर को हम लेते हैं अपने प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन के थ्रू जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की कमिटी बनी थी 1949 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1949 में जब देश आजाद हो गया था 47 में, उसके बाद नेशनल इनकम के लिए कमिटी बनी थी कि भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कौन करेगा या कैसे किया जाएगा। तो नेशनल इनकम की जो कमेटी बनी थी उसके जो हेड थे उनका नाम था पीसी महालोनोबिश, यानी प्रशांत चंद्र महालोनोबिश। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। तो पीसी महाबलोनेश नेशनल इनकम कमेटी के हेड थे, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे अगर हम देखें तो उस समय भारत में सीएसओ की स्थापना हुई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, 2 मई 1951 में सीएसओ की स्थापना हुई थी। सीएसओ भारत की इनकम को कैलकुलेट करता था। तो जो भी प्रोडक्शन मेथड थे, इनकम मेथड थे, एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी मेथड से जो भी कैलकुलेशन हो रही है या होती थी, उसे जो कैलकुलेट करता था वो सीएसओ करता था। अब मैंने क्या बोला, करता था। अब कौन करता है, अब एक बॉडी यहां पे स्टेब्लिश कर दी गई, एनएसओ। सीएसओ इसके अंडर ही है। एनएसओ के अंडर सीएसओ प्लस एक और बॉडी है एनएसएसओ, इन दोनों को मर्ज करके एक बॉडी बना दी गई एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अब कैलकुलेट करती है। तो पहले सीएसओ ही करता था, बट अब यहाँ क्या कर दिया, सीएसओ और एक और बॉडी थी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों बॉडियों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। 2019 से अब ये भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर रही है, पहले सीएसओ किया करती थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट, द मेथड यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या फिर से पढ़ लेते हैं। द मेथड यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो इज नोन एज वैल्यूएटेड मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन की बात हो रही है तो वैल्यूएटेड मेथड। ठीक है, द मेथड यूज्ड टू मेजर, ठीक है, डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, द फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑन नेशनल इनकम वाज मेड फॉर द ईयर। पहली बार जो ये जो मेथड्स के थ्रू भारत में इनकम कैलकुलेट की गई, प्रोडक्शन है, इनकम है, एक्सपेंडिचर मेथड जो ये बनाए गए थे इंटरनेशनल लेवल पर, इनके बेसिस पे जो नेशनल इनकम पहली बार कैलकुलेट की गई वो 1931-32 में की गई थी, वी आर के वी राव द्वारा। सबसे पहले जो भारत में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन दिया था वो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था 1867-68 में। लेकिन सबसे पहले जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करी साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनके थ्रू, वो वी आर के वी राव जी ने करी थी 1931-32 में। वी के आर वी राव, सॉरी, वी के आर वी राव जी ने करी थी। तो आपको बस यही नाम याद रखना, वी के आर वी राव। तो वी के आर वी राव जी ने, अगर हम देखें तो सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। क्लियर है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आई होप आपको क्लियर हो गया। तो आज के सेशन में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।